इसके आगे अगर हम आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल के बाद जो है हिंदी में हिंदी साहित्य की बात करें तो यहाँ पर जो है पर्याप्त अनुसंधान हुए हैं और इनसे सिद्ध हो गया है, जब हम आचार्य शुक्ल के नामकरण और काल विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि आचार्य शुक्ल जिन रचनाओं के आधार पर इन्होंने आगे नामकरण और जो काल विभाजन किया है, जैसे जो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है, तो इन रचनाओं के आधार पर जो है ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें उनसे कुछ प्रामाणिक है और कुछ जो है अर्थ प्रामाणिक तथा साथ ही जो है पूर्णतः श्रृंगारिक होते हुए वीर गाथात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, जो रचनाएं हैं, वो जो है नकारती हैं तथा जिसे जो है धार्मिक साहित्य कहकर के शुक्ल जी ने नकार दिया है और उन्हीं ग्रंथों के आधार पर जो है यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सम्यक विवेचन है वो किया गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपनी व्यापक दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति को इन्होंने जो है सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर जो निष्कर्ष दिए हैं, इससे जो है उनकी महत्ता को कम नहीं आंका जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को आचार्य शुक्ल के बारे में याद रखना है। आगे अगर हम बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अब इन्होंने जो काल विभाजन जो नामकरण किया है, इनकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है इनका इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका समय 1938 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित होता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, कई बार जो है पुस्तकें उनकी दे दी जाती हैं, उनके ग्रंथ वगैरह दे दिए जाते हैं और वहां पर जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, इन्होंने कहा इसमें जो है 693 से 1693 तक ईस्वी के कालखंड को विवेचित किया गया है। यह जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है रामकुमार वर्मा का, साथ ही साथ इनका जो काल विभाजन है इस तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने हर लेखक के बारे में देखा और उन्होंने जो काल विभाजन किया है, उन्होंने जो नामकरण किया है। अब देखिए काल विभाजन जब करेंगे, अलग अलग नाम जो है इन्होंने रखा और उनका जो है समय अलग अलग रखा। अगर मान लीजिए कि सबसे पहले जो है क्या आता है आदिकाल, सबसे पहले आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल की शुरुआत होती है, उसका जो समय माना है आचार्य शुक्ल ने जो है 1050 से 1375 तक माना है। अगर यहाँ से अगर समय कुछ अलग थोड़ा सा परिवर्तित माना जाएगा तो ये चीज स्वाभाविक है कि आगे का जो समय है ना वो चेंज होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो काल विभाजन है, जो नामकरण है, वो अनेक जो लेखक है वो अपने अपने हिसाब से यानी कि अलग अलग जो है इन्होंने काल विभाजन नामकरण किया है। इसमें से पहले इनका जो काल विभाजन है यहाँ पर पहला है संधिकाल, इन्होंने कहा है और संधिकाल का जो समय इन्होंने माना है वो क्या माना है 750 से 1100 विक्रमी संवत तक इन्होंने माना है। दूसरा इन्होंने कहा है चारण काल, चारण काल का जो इन्होंने समय माना है वो 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक। तीसरा भक्ति काल, भक्ति काल का जो इन्होंने समय माना है वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। इसके अलावा रीति काल 1700 से जो है 1900 तक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, भक्ति काल और रीति काल की अगर हम बात करते हैं ना तो भक्ति काल का जो समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना है, तो वही यहाँ पर रामकुमार वर्मा ने भी वही समय माना है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ परिवर्तित करके यहाँ पर लेखकों ने माना है। आगे रीति काल का जो समय इन्होंने बताया है वो 1700 से 1900 विक्रमी तक बताया है और ये दोनों जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का जो समय है ना यहाँ पर इन्होंने बताया है 1900 से अब तक। तो ये बात तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जब हमने देखी तो उन्होंने भी जो है यही समय माना है और यही जो है नामकरण किया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जो अगला है रामकुमार वर्मा ने जो है संधिकाल में अपभ्रंश यानी कि पुरानी हिंदी की रचना को समाविष्ट किया है और वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो रचना की प्रवृत्ति के आधार पर, रचना की विशेषता के आधार पर, जबकि जो रामकुमार वर्मा जी का जो काल विभाजन है वो रचनाओं के आधार पर किया गया है। और वर्मा जी ने जो है अपभ्रंश की बहुत सारी जो सामग्री उन्होंने इकट्ठा करी है उस सामग्री को हिंदी में समेट लिया है, इसलिए वे स्वयं
स्वयंभू को क्या मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानने की जो है भूल कर गए हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब कई बार जो है जैसे रचनाएं वगैरह दी हुई है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो अलग अलग लेखकों के अनुसार इन्होंने जो है अगर इन्होंने काल विभाजन और नामकरण में अगर अंतर रखा हुआ है तो स्वाभाविक है कि इन्होंने जो कवियों लेखकों के बारे में जो बात करेंगे तो उनको भी जो है अलग अलग समय पर वो अपने अपने हिसाब से जो है बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जब हम बात करते हैं ना, तो द्विवेदी जी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास और आदिकाल पर जो है व्यापक कार्य किए हैं और उनका ये विवरण जो है उनके 3 ग्रंथों से प्राप्त होता है। 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? अब ये तीनों ग्रंथ आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों से प्रश्न जो है यहां से पूछा जाता है। ठीक है, 3 ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को क्या कहा है? इन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इन्होंने इसका जो विवरण है 3 ग्रंथों से प्राप्त किया है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 में होता है। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जिसका प्रकाशन 1952 में होता है। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि 1952 में यह भी प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ हैं। इन तीनों ग्रंथों से जो है इन्होंने आदिकाल पर व्यापक कार्य इन्होंने किया है और इनसे जो है इन्होंने विवरण 3 ग्रंथों से प्राप्त करे हैं। आगे वही आचार्य द्विवेदी की बात करें तो आचार्य द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका पद्धति की दृष्टि से बात किया जाए तो ये जो इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु उनके दिए गए लेख हिंदी साहित्य के लेखन के लिए जो है नई भूमिका प्रस्तुत करते हैं। वही आचार्य द्विवेदी ने शुक्ल जी के कई निष्कर्षों से जो है असहमति व्यक्त करते हैं, जिस पर जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कहना है वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धाराओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें जो है सबल प्रमाणों के आधार पर क्या करते हैं, खंडित करते हैं। जहां तक ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा के शोध की बात है तो निश्चित ही जो है द्विवेदी जी हिंदी के सशक्त इतिहासकारों में से माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा जो है किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त। द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। जैसे शुक्ल ने 4 भागों में हिंदी साहित्य 900 वर्षों का जो हिंदी साहित्य जो समय है, इस 900 वर्षों के समय को आचार्य शुक्ल ने जो कि 4 भागों में बांटा है, तो सेम यही बात यहाँ पर आचार्य द्विवेदी जी भी करते हैं। आचार्य द्विवेदी हिंदी साहित्य को जो है कितने भागों में? 4 भागों में जो है ये बांटते हैं। ठीक है, नामकरण के संबंध में द्विवेदी जी शुक्ल जी से सहमत नहीं है और आचार्य द्विवेदी जी ने जो है हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में बांटते हैं। आपने पीछे क्या देखा? आचार्य शुक्ल के बारे में देखा, तो शुक्ल ने जो काल विभाजन किया, जो नामकरण किया, उन्होंने 900 वर्षों का जो समय है, 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने जो है 4 भागों में बांटा। ठीक है, 4 भागों में बांटा। अब यहाँ पर होता क्या है कि आचार्य जो द्विवेदी है ये 1000 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं और जो इन्होंने नामकरण किया है ना, उससे भी ये सहमत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, 4 भागों की हमने बात करी। अब 4 जो कालखंड है वो कौन कौन से हैं? आचार्य द्विवेदी जी ने जो है वीर गाथा काल को क्या कहा है? इन्होंने कहा है आदिकाल। ठीक है, और आदिकाल का इन्होंने जो समय माना है वो कितना माना है? 10वीं से 14वीं शताब्दी इन्होंने माना है। ठीक है, वही दूसरा इन्होंने जो नामकरण किया है वो भक्ति काल। ठीक है, जो कि शुक्ल की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है? शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है। तो यहाँ पर भक्ति काल का जो इन्होंने समय माना है वो 14वीं विक्रमी संवत से जो है कितना? 16वीं शताब्दी तक माना है। तीसरा है उत्तर मध्य काल आचार्य शुक्ल के अनुसार, और आचार्य शुक्ल
ने उत्तर रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है और द्विवेदी जी ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी इन्होंने समय माना है। और अगला है आपका चौथा आधुनिक काल, जिसका समय 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना गया है। तो ये जो समय आप लोगों को, ये जो काल विभाजन है और जो नामकरण है, जो काल विभाजन है प्लस जो नामकरण है, वो किसके आधार पर, किसके अनुसार आप लोगों को ध्यान देना है? द्विवेदी जी के आधार पर। ठीक है, द्विवेदी जी ने ये जो है काल विभाजन और नामकरण किया है। आगे अगर हम बात करें, आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता जो है मध्यकालीन स्रोतों और पूर्व अनुसंधानों से जो है इन्होंने क्या करी है, सहायता ली है। वहां से इन्होंने जो है स्रोत इकट्ठा करे हैं, तो वहां से सहायता से अधिक सहानुभूति एवं यथार्थ की जो है व्याख्या करी है। और साथ ही आचार्य शुक्ल ने जहां युग स्थिति पर बल दिया है, वहीं आचार्य द्विवेदी ने जो है किस पर बल दिया है? परंपरा पर बल दिया है। ठीक है, इसके बाद कहा जा सकता है कि दोनों की ही जो है मध्य इतिहास दृष्टि एक दूसरे की पूरक है और ऐतिहासिक चेतना तथा पूर्व चेतना के आलोक में अगर हम बात करें तो आचार्य द्विवेदी हिंदी के सर्वाधिक सशक्त इतिहासकारों में से माने जाते हैं और उन्होंने मध्यकाल के शासक कबीर की अवहेलना न करने वाले आलोचकों को जो है मुंहतोड़ जवाब भी इन्होंने दिया है। तो द्विवेदी जी के बारे में आपको ध्यान देना है और उनकी काव्य प्रतिभा को जो है उजागर करने वाली प्रतिभा को महत्वपूर्ण प्रयास इन्होंने बताया है। वही बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई देशी विदेशी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया है। इसके द्वारा लिखित साहित्य के इतिहास में आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक जो है समस्त जो रचनाएं हैं, वो रचनाओं के दर्शन के लिए काल विभाजन स्वीकृति है, वो जो है निम्नलिखित है। यहाँ पर आदिकाल, जिसको आचार्य द्विवेदी के अनुसार अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने आदिकाल कहा है। वीरगाथा काल जो है आचार्य शुक्ल ने कहा है। भक्ति काल यहाँ पर जा रही हूं, शुक्ल ने जो है क्या कहा है? वीरगाथा काल। आचार्य द्विवेदी जी ने जो है भक्ति काल कहा है और शुक्ल ने क्या कहा है? शुक्ल ने पूर्व मध्य काल कहा है। ठीक है, वही रीति काल आचार्य द्विवेदी जी ने कहा है। उत्तर मध्य काल किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। आधुनिक काल जो है किसने कहा है? इन्होंने कहा है। ठीक है, आचार्य द्विवेदी ने। और आधुनिक काल को ही जो है क्या कहा गया है? गद्य काल कहा गया है। ठीक है, और ये जो समय है, ये समय भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे है पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग। ठीक है, और जिसका समय कितना बताया गया है? 1857 से 1900 ईस्वी तक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है। अब हमने 4 कालों में जो है इनको देखा। पहली बात तो हमने क्या देखा? आचार्य शुक्ल के अनुसार और आचार्य द्विवेदी के अनुसार हमने देखा आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल, और उत्तर मध्य काल यानी कि रीति काल, और आधुनिक काल गद्य काल। ठीक है, तो हमने 4 कालों में जो है, जो आचार्य द्विवेदी ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 4 कालों में जो काल विभाजन किया है, जो नामकरण किया है, इसके बाद देखिए हम यहाँ तक जो है ये 4 जो काल है यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद अब जब आधुनिक काल के बाद जो है आपका क्या आता है? पुनर्जागरण काल, जो कि भारतेंदु युग से जाना जाता है। दूसरा आता है आपका जागरण सुधार काल, जो कि द्विवेदी युग। इसके बाद जो है का क्या आता है? छायावाद। ये समय भी याद रखना है आप लोगों को। छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936। और इसके बाद जो है प्रगतिवादी युग या प्रयोगवादी काल, जिसका समय जो है 1936 से 1953। और फिर इसके बाद जो है आपका किसके आधुनिक काल के बाद जो है आपका फिर क्या आता है? नवलेखन काल, जिसका समय 1953 से अब तक माना गया है। ठीक है, तो ये जो काल विभाजन है, ये जो नामकरण है, आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में से जो है कई बार आप लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श, जो कि जिसका समय 1923 माना जाता है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दूसरा है ब्रज माधुरी सार 1923, वियोगी हरि
वियोगी हरि वाला जो है पूछा जाता है आप लोगों से। हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भाग हैं, जिसका समय 1909-1914 माना जाता है, श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास 1914, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें नागरी प्रचारणी सभा, तो काशी ने जो है हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है, इस इतिहास का जो प्रकाशन है वो 16 भागों में किया है, जिसमें से अनेक विद्वानों ने अलग अलग जो है कालखंडों का संपादन किया है। और इसका विवरण अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी जानकारी जो है यहाँ पर आगे दी हुई है। ये जो है एक तरफ भाग दिया हुआ है, भाग खंड का नाम दिया हुआ है और संपादकों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला है आपका कौन सा, हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर राजवली पांडे। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा है आदिकाल, डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी। चौथा है भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा है भक्तिकाल, सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा और विजेंद्र स्नातक। छठवां है रीतिकाल, रीतिबद्ध, डॉक्टर नागेंद्र। और सातवां है रीतिकाल के अंतर्गत जो है रीति मुक्ति, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। ठीक है, तो ये जो 16 खंडों में विभाजित किया गया, जिनमें से जो मुख्य है उनके बारे में हमने देखा। अब यहाँ पर जब आप पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत यहाँ से आप लोगों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो है किसने किया था? आप लोगों से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो गारशादा तासी ने जो है किसमें, इनका ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि किसमें, फ्रेंच में लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे पहले प्रयास है वो गारशादा तासी ने किया था। ठीक है, दूसरा है कवि परिचय तथा इतिहास के काल विभाजन को जो है आधार रख करके लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ अथवा हिंदी साहित्य प्रथम वास्तविक इतिहास जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका समय 1880 है, ये माना गया है। आगे अगर हम बात करें समालोचना साहित्य, कवियों का वर्णन करते हुए लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ जो है मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है। इसके प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल के जो है अंतर्गत 19 कवियों का वर्णन किया गया है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये ऐसे पॉइंट है जहां से आप लोगों से प्रश्न पूछा ही जाता है। आगे अगर हम बात करें समाज और साहित्य के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? चाहे शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में ही क्या किया है कि 12 ग्रंथ जो है कौन कौन से, जो मैंने पुस्तकें आप लोगों को बताई थी, ठीक है, 4 जो है देसी भाषा से, 4 जो है अपभ्रंश से और 8 जो है देसी भाषा से। तो इन्होंने जो काल विभाजन जो नामकरण किया है ना, वो जो है 12 ग्रंथों को इन्होंने जो है आधार बनाया है और इन 12 ग्रंथों के आधार पर जो है आदिकालीन रचना में 2 भागों में जो है विभक्त किया गया है। ठीक है, तो वही 4 जो है आपका अपभ्रंश से और 8 जो है देश भाषा से। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें भाषा को लक्ष्य करके लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य, हरिऔध जी का ही जो है हरिऔध जी की पद्धति पर जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य की रचना करी है। विशेष रूप से कालावधियों को लक्ष्य करके लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। वहीं डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद जो है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने भी किया है और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से जो है किया है, जिसका प्रकाशन कब 1952 ईस्वी में किया गया है।
ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, जॉर्ज गैरिसन ने काल विभाजन का जो पहला अध्याय है वो चारण काल रखा है और इस काल के अंतर्गत 9 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। अब 9 कवि इनमें से कौन कौन से हैं इनकी अगर हम बात करें, 9 कवियों को इन्होंने बताया है। पहला है पुष्पदंत, दूसरा है कुमार, तीसरा है केदार, चौथा है कुमारपाल और 5वां है जोधराम और 6वां है अनन्यवास, 7वां है चंद्रवरदाई, 8वां है जगनिक और 9वां है कौन सा, सारंगधर। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, डॉक्टर जॉर्ज गैरिसन ने इन्होंने काल विभाजन का जो पहला अध्याय है वो चारण काल के नाम से रखा है और इसके अंतर्गत इन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है। और 9 कवि कौन कौन से हैं ये कवियों के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, अब जो काल विभाजन है, जो नामकरण है, किसने जो है क्या नामकरण किया, इसकी अगर हम बात करें तो जॉर्ज गैरिसन ने जो है क्या कहा है, चारण काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने जो है क्या कहा है, आदिकाल को इन्होंने जो है प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है बीजवापन काल कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है क्या कहा है, संधि काल या फिर जो है चारण काल कहा है। तो ये किसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना है, ये जो है आदिकाल जो वीरगाथा काल है, आदिकाल या फिर जो है जो वीरगाथा काल है ना, इस आदिकाल को जो है इन लेखकों ने, जॉर्ज गैरिसन ने आदिकाल को चारण काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। अच्छा, मिश्र बंधुओं ने जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवापन काल कहा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को क्या कहा, संधि काल या फिर जो है चारण काल कहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके यूजीसी नेट से लगा करके जो आप लोगों के और एग्जाम होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो आदिकाल एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के जो है हर जगह पर, जहां पर आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल जरूर आप लोगों को पढ़ना होता है। यहाँ से जो है आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आज जो आप लोगों की क्लास है ना, सभी आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आज आपकी हो रही है। इसके अलावा राहुल संगत्यायन की बात करें तो इन्होंने आदिकाल का जो नाम रखा है, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, सिद्ध सामंत युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है आदिकाल को और राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। कपिल कुल श्रेष्ठ ने जो है आदिकाल को अंतकाल कहा है और मोहन अवस्थी सुमन राजे ने जो है आदिकाल को क्या कहा है, आधार काल कहा है, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान देने हैं। अब सर्वाधिक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये इतने विद्वान जो है इन्होंने आदिकाल को अलग अलग नामों से जो है इन्होंने जाना है, अलग अलग नाम जो है इन्होंने किए हैं, ठीक है। देखिए वही बात है, एक ही व्यक्ति के यानी कि एक ही जो है नाम है आदिकाल और उसी के जो है इतने सारे नाम इन्होंने विद्वानों ने दिए हैं। अब यहाँ पे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है ना, वो सर्वाधिक जो सर्वस्वीकृत नाम है वो कौन सा है, आदिकाल, जो कि किसने नामकरण किया है आदिकाल, जो किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है और यही जो है यही क्या है, सर्वमान है, ठीक है, यही सर्वमान है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके रासो ग्रंथ है। रासो ग्रंथों में से पहला है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। तो ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ अपनी विशालता में ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक दृश्यों को जो है समाविष्ट किए हुए तथा अपनी अद्भुत भाव व्यंजना जो है प्राकृत निरूपण एवं अलंकारों के सहज प्रयोग एवं छंदों की विविधता के कारण जो है ये रासो ग्रंथ, रासो काव्य परंपरा का क्या माना जाता है, जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का ये जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ये सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। वहीं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम काव्य इन्होंने माना है। ये भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। हिंदी का प्रथम काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो पृथ्वीराज रासो को माना है। ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें उन्होंने जो है मानव चेतना की सुंदर अनुभूति की अभिव्यक्ति जो है इसमें मिलती है। आगे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान वीरतापूर्ण आदर्श कथा को जो है 69 सर्गों यानी कि खंडों या फिर जो है अध्यायों में बांटा गया है। अब कई बार आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो को जो है पृथ्वीराज चौहान की वीरता के आदर्श की कथा है और पृथ्वीराज रासो जो है कितने खंडों में विभाजित है, कितने समय में विभाजित है, कितने अध्यायों में विभाजित है। तो कितने खंड है इसमें? 69 समय है, या समय दिया हो या खंड दिया हो या फिर जो है अध्याय दिया हो, बात एक ही है। ठीक है, तो 69 खंडों में वर्णित करता है। इसमें 9 रसों के साथ ही जो है 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। और सफलतापूर्वक देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो के आधार पर गाय शादा तासी चंद बरदाई को पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी का जो है समकालीन स्वीकार करते हैं। कुछ रासो ग्रंथों में जो है चंद बरदाई के पिता का नाम रावबीन प्राप्त होता है, किंतु पृथ्वीराज रासो जो है पता चलता है कि चंद यानी कि जो चंद बरदाई है, चंद के पिता का नाम जो है मल्ल था और चंद बरदाई का जन्म जो है कहां पर होता है? लाहौर में 1206 ईस्वी में जो है होता है और इसके माता के संबंध में जो है कोई सूचना यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। जबकि पिता के विषय में जो है कई स्थलों पर, कई जगह पर जो है निर्देश आया है। विद्वानों ने जो है चंद्रबरदाई को भट्ट गोत्र का सिद्ध किया है और यह जो है चंद्रबरदाई के बारे में कहा जाता है। चंद्रबरदाई जो है ये शैव मतानुयायी थे। ठीक है, तथा चालंती देवी के उपासक थे। इनकी पत्नी जो है कमला तथा गौरी थी। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, कई जगह पर आप लोग पढ़ेंगे कि इनकी जो चंद्रबरदाई की जो है 2 शादियां हुई थी। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कमला और एक का नाम था जो है क्या? गौरी। ठीक है, अब कहा जाता है कई जगह पर आप देखेंगे कि इनके जो है 4 पुत्र होते हैं और कई जगह पर देखेंगे कि इनके जो है 10 पुत्रों का उल्लेख है। ठीक है, जिनमें से एक पुत्री का भी उल्लेख है। तो इनके जो पत्नियां थी, 2 पत्नी थी, कमला और गौरी नाम था। कमला और गौरी से जो है 10 पुत्र प्राप्त होते हैं और इन पुत्रों में जो जल्हड़ है वो सर्वाधिक प्रिय पुत्र था। और इन्हीं को जब चंद्रबरदाई जाते हैं युद्ध क्षेत्र में तो वहां पर इनकी पुस्तक है, उस पुस्तक को जो है अपना सौंप करके जल्हड़ को चले जाते हैं और तभी ये जो है एक दोहा कहते हैं, पुस्तक जलने हथ दे चली गज्जन नृपु काज। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये किसको? जब जल्हड़ को पुस्तक देते हैं, जल्हड़ जो है चंद्रबरदाई का पुत्र है, इसको जब जो है सारा राजकाज जो है सौंप करके चले जाते हैं तो चंद्रबरदाई जो है अपनी पुस्तक सौंप करके राजकाज में हाथ बटाने के लिए जो है जब ये गजनी जाते हैं तब जो है ये कथन कहते हैं। ठीक है, तो इनके संबंध में कहा गया है, ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, महाकवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के अतरंग सखा थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो है पृथ्वीराज चौहान कांगड़ा दूत के जो है सामंत हाउली खमीर को जो है मना लेने के लिए जो है कभी चंद्रबरदाई को जो है भेजा गया था और इस हमीर ने जो है धोखे से चंद को क्या कर लिया था, वहां पर इन्होंने बंदी बना लिया था। और जब बंदी बना लिया जाता है तो बंदी गृह से मुक्ति पाकर के जो चंद्रबरदाई है वो क्या करता है कि दिल्ली आता है और 2.5 महीने में जो है रासो साहित्य की रचना की। जो शेष रासो को जो है ये अपने पुत्र जल्हड़ को सौंप करके गजनी चले जाते हैं और तब जो है पृथ्वीराज रासो के 4 ग्रंथ जो है प्रसिद्ध है। सबसे जो बड़ा संस्करण है जिसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ है और ये जो है क्या है, ये हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में जो है आज भी सुरक्षित है। ये जो संस्करण है, इस संस्करण में 69 समय यानी कि खंडों अध्यायों का वर्णन है, जिसमें से 16,300 छंद है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो जिसमें से 700 छंदों का काव्य माना जाता है। इसी के साथ साथ
इसका जो प्रकाशन है, जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड का प्रकाशन नहीं हुआ ऐसा जो है माना जाता है। इसकी मूल प्रति की अगर हम बात करें, वो भी अबोहर एवं बीकानेर यानी कि राजस्थान के संग्रहालयों में सुरक्षित है। जो दूसरा ग्रंथ है इसके बारे में बताया जाता है। तीसरे संस्करण की बात करें, तीसरा संस्करण जो है 3500 छंदों का एक लघु संस्करण है, जिसमें केवल 19 समय है यानी कि 19 सर्ग है। इस संस्करण की जो प्रतियां हैं वो भी जो है प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है यानी कि राजस्थान में। ठीक है। चौथा संस्करण जो है वो सबसे छोटा संस्करण है, जिसमें केवल 1300 छंद है और डॉक्टर दशरथ शर्मा जैसे विद्वानों ने जो है इसी संस्करण को, जो चौथा संस्करण है, इसी संस्करण को जो है क्या माना गया है, मूल संस्करण जो है माना गया है। ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिकता के संबंध में जो है मतभेद है। कई विद्वान जो है अपना अलग अलग जो है बातें करते हैं। आलोचकों ने अपनी अपनी दृष्टि से जो है इसे प्रामाणिक, अप्रामाणिक एवं अर्ध प्रामाणिक घोषित किया है, जिसका विवरण जो है यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रामाणिक मानने वाले में से जो है कौन कौन से लेखक हैं, अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में से जो है कौन कौन से हैं, और अप्रामाणिक मानने वालों में से जो है कौन कौन से हैं। तो प्रामाणिक मानने वाले वर्ग की अगर बात करें तो कौन है, श्याम सुंदर दास है। इसके अलावा जो है मिश्र बंधु है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, और इसके बाद जो है आपका कौन है, इसके बाद कौन है, कर्नल टाड है। ठीक है। अप्रामाणिक मानने वाला जो वर्ग है इसकी अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने जो है इस महाकाव्य इसको जो है कहा है। इसके साथ साथ जो है कविराज श्यामल दास है। तीसरा है मुंशी देवी प्रसाद है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, गौरी दत्त, हीराचंद ओझा है और डॉक्टर बुलर है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो है इसको अप्रामाणिक माना है। अब बात आती है कि इसको जो है इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक मानने वाला वर्ग कौन सा है। अर्ध प्रामाणिक जो है किसने किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिंदजय, इनके द्वारा इन्होंने जो है इसको अर्ध प्रामाणिक माना है। ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो जो है प्रारंभ में उतना विवादास्पद नहीं था जितना आज जो है हम देखते हैं। वहीं कर्नल टाड ने जो है इसका जो वर्णन है, इसकी वर्णन शैली पर जो है रीच करके लगभग 3000 छंदों का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे गार्सा दातासी ने भी जो है इसमें संदेह न करते हुए इसकी प्रशंसा की और बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से इसका जो है प्रकाशन भी कराया। और सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर ने जो है पृथ्वीराज विजय नामक जो है ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को जो है इन्होंने क्या किया, अप्रामाणिक घोषित कर दिया। और इसके साथ ही जो है ये विशाल ग्रंथ विवादों से उलझ गया और विद्वानों में जो है इसे प्रामाणिक और अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने की जो है होड़ मच गई। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को पृथ्वीराज रासो के संबंध में ध्यान देना है। आगे अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारियां दी हुई है। इनकी अगर हम बात करें, पृथ्वीराज रासो जो है 69 समयों में जो है क्या है, बटा हुआ है। इसमें से 9 रसों के साथ जो है 72 समयों का प्रयोग किया गया है। दूसरा है पद्मावती समय और जो है कैमासवत पृथ्वीराज रासो के ही भाग है जो कि विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जो है बहन का नाम प्रथा और माता का नाम जो है कमला है। ठीक है। कमला प्राप्त होता है, जबकि इतिहास ग्रंथों में इसकी माता का नाम जो है क्या है, कर्पूरी देवी प्राप्त होता है। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें, इनका जो आदि महाकाव्य है जिसमें से मानव चेतना अनुभूति की जो है सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इसमें प्रेम और सौंदर्य के उद्बोधन के लिए जो है 9 रसों का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये जो सारी बात है किसके बारे में बताई जा रही है, पृथ्वीराज रासो के बारे में बताई जा रही है। ठीक है। इस ग्रंथ में जो है पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण जो है आदर्श एवं दरिद्र की कथा है, जिसमें से 69 समयों में ये वर्णित है। ये मूल रूप से यहाँ पर कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जो है उस टाइम
तो रस छंद वगैरह जब आप लोगों से पूछे जाते हैं ना, तो जो पृथ्वीराज रासो है ना, ये वीर रस प्रधान काव्य है, ठीक है। और वीरता के साथ साथ जो है इसमें श्रृंगार के दोनों ही रूपों का जो है इसमें वर्णन मिलता है। श्रृंगार को जो श्रृंगार रस होता है, इसको दो भागों में, एक तो संयोग श्रृंगार और एक जो है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर कहा जाता है कि वैसे जो इसमें जो कविताएं वगैरह इस टाइम पर जो पृथ्वीराज रासो है, ये वीरता पर जो है रचनाएं करी जाती थी। और इस टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि जब वीरता पर रचनाएं करी जाती थी तो होता क्या था कि जो है कई विद्वान, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, ये क्या करते थे कि अलग अलग जो है स्त्रियों से शादी वगैरह कर लेते थे। कहीं किसी राजा की स्त्री, किसी राजा की जो है पत्नी को लेकर के आगे शादी कर लिया, किसी की पुत्री से जो है इन्होंने विवाह कर लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो महत्वपूर्ण क्या है, वीर रस प्रधान जो रचनाएं होती थी, लेकिन जब यहाँ पर श्रृंगार की बात करी जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर इन्होंने जैसे किसी की स्त्री से विवाह कर लिया, किसी की जो है बहन बेटी से जो है इन्होंने विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको जो है प्रेम वगैरह रहा नहीं होगा और इन्होंने ऐसे शादी विवाह कर लिया, है ना। तो इनको थोड़ा बहुत जो है प्रेम तो रहा होगा, तब तो इन्होंने उनको लेकर के जो है शादी कर ली, ठीक है। तब तो इनके जो है इन्हीं में मतभेद चलता रहता था, एक दूसरे जो है उलझते रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि वीरता के साथ साथ, वीर रस प्रधान काव्य के साथ साथ ये जो काव्य है वो वीरता के साथ साथ श्रृंगार के दोनों रूप ही जो है इसमें मिलते हैं। एक तो इसमें संयोग रूप भी और दूसरा जो है इसमें वियोग का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है कला पक्ष के रूप में विचार करने पर अलंकारों का स्थान जो है सर्वप्रथम आता है। और पृथ्वीराज रासो में वर्णित जो अलंकार है वो भाव, सौंदर्य एवं अभिव्यक्ति कौशल का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें से अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का प्रयोग जो है पृथ्वीराज रासो में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद जो है छंदों का प्रयोग भी इसमें सफलतापूर्वक हुआ है। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस ग्रंथ को जो है छंदों का क्या कहा गया है, छंदों की विषय में इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः हिंदी में छंद को यानी कि छंद बरदाई को छंदों का राजा कहा जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे हम बात करें, डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी ने क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि सफल छंदों की विराट पृष्ठभूमि हिंदी, गुजराती, राजस्थानी भाषाओं की संक्रांति कालीन जो है रचना, गौड़ी भाषाओं की अभिसंग के साथ ही जो है मानव की चित्तवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता हुआ ये ग्रंथ जो है अपने ढंग का अप्रतिम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दूसरा है यहाँ पर रासो काव्य के अंतर्गत कौन से दूसरे जो कवि हैं वो है बीसलदेव रासो, नरपतिनाल बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बीसलदेव रासो जो है ये मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधित्व काव्य माना जाता है, ठीक है। और इसकी जो रचना है वो समय जो है 1212 ईस्वी में स्वीकार की जाती है। आदिकाल के गेय यानी कि जो गाय साहित्य में इसकी रचना जो है महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। बीसलदेव रासो जो है वस्तुतः प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा की कोटि में आता है। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। साथ ही साथ जो है इस ग्रंथ में वीर रस का परिपाद जो है तनिक भी नहीं दिखाई देता है, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे आपने पृथ्वीराज रासो में देखा कि जो रचनाएं वगैरह हैं वीरता परक और श्रृंगारिक रचनाएं वगैरह होती थी, लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर बीसलदेव रासो में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वीर रस का प्रतिपाद इसमें जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और इस ग्रंथ में जो है विवाह उत्तर पति पत्नी के संपर्क से जो है प्रेम का विकास प्रत्यक्षीकरण दिखाया गया है। इसमें चित्रित नायिका प्रेषित पति का यानी कि जिसका पति जो है परदेश चला जाता है, इस प्रकार की जो है इसमें प्रेषित पुतिका के विरह वर्णन, यहाँ पर विरह कर लेना, विरह वर्णन और 12 मासा का जो है संदेश रासक और भोला मारूरा दूहा के आधार पर जो है अभिव्यक्ति इसमें जान पड़ती है। बीसलदेव रासो के जो है 4 खंडों में विभक्त किया गया है। अब 4 खंड इनमें से कौन कौन से हैं? अब इन 4 खंडों में से आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है।
प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बीसल देव रासो को जो है कितने खंडों में विभाजित किया गया है, तो 4 खंडों में। प्रथम खंड में किसका वर्णन है, द्वितीय खंड में किसका वर्णन है, तृतीय खंड में किसका वर्णन है, चौथे खंड में किसका वर्णन है, ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है। तो बीसल देव रासो को जो है 4 खंडों में विभाजित किया गया है। जो पहला खंड है, इस खंड में जो बीसल देव रासो है, इस खंड में बीसल देव रासो यानी विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के राजा और उनका जो है विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से जो है विवाह दिखाया गया है प्रथम खंड में बीसल देव का। दूसरे खंड में जो है इसमें जो राजमती है, रानी के व्यंग्य से स्पष्ट होकर के बीसल देव रासो क्या करता है कि ये जो है उड़ीसा चला जाता है और उड़ीसा में कितने वर्ष, 12 वर्ष तक जो है ये उड़ीसा में रहता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसल देव रासो राजमती से रूठ करके जो है ये उड़ीसा कितने वर्ष तक के लिए चला जाता है या फिर जो है कहाँ चला जाता है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अगला है तृतीय खंड में। इस खंड में रानी राजमती का जो है इसमें विरह वर्णन है तथा बीसल देव रासो का जो है उड़ीसा से आना जो है इसमें वर्णित है। अब होता क्या है कि जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में जो बीसल देव रासो है, ये बीसल देव जो है ये राजमती से रूठ करके चला जाता है कहाँ, उड़ीसा। अब उड़ीसा में जो है ये 12 वर्षों तक रहता है। जब 12 वर्षों तक रहता है, अब तीसरे खंड में जो राजमती है इसका क्या होता है कि यहाँ पर जो है विरह में ये डूबी रहती है, बहुत जो है याद करती है। इसके बाद जो है इसमें विरह वर्णन है और बीसल देव जो है फिर क्या करता है कि उड़ीसा से ये वापस आ जाता है, ठीक है। जो चौथा खंड है, इस खंड में राजा भोज है, क्योंकि राजा भोज की जो पुत्री थी कौन थी, जो है ये राजमती। तो राजा भोज क्या करता है कि ये अपनी पुत्री को अपने घर ले जाता है और बीसल देव का जो है वहां पर आना और राजमती को जो है विदा करा करके फिर पुनः चित्तौड़ ले जाना, यह जो है चौथे खंड में वर्णित है। मतलब यहाँ पर कहानी ये है, जो पहला खंड है, पहले खंड में जो है यहाँ पर विवाह वगैरह का वर्णन है। राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से जो है पहले खंड में बीसल देव का विवाह होता है। जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में जो है इसमें राजमती से व्यंग्य से जो है स्पष्ट होकर के राजमती से रूठ करके जो है द्वितीय खंड में ये जो बीसल देव है वो उड़ीसा चला जाता है और उड़ीसा में जो है ये 12 वर्षों तक रहता है। उसके बाद जो है तृतीय खंड में राजमती जो है वो विराट जो है इसमें वर्णन है और तब जो है ये क्या करता है, बीसल देव आता है उड़ीसा से जो है वापस आ जाता है। चौथे खंड में जो राजा भोज है, तो ये क्या करता है कि अपनी पुत्री को वहां से जो है ले जाता है। अब जब बीसल देव जो है दोबारा आता है तो वो क्या करता है कि ये जो राजमती है, राजमती को पुनः जो है वहां से यानी कि भोज परमार यानी कि जो राजमती है, राजमती के मायके से जो है ये दोबारा क्या करता है, विदा करवा लाता है और विदा करवा करके चित्तौड़ फिर जो है ये पुनः जाता है। तो ये 4 जो खंड है ना, इन चारों खंडों के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है, किसका वर्णन है ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर आप लोगों से पूछा जाता है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है बीसल देव रासो की भाषा को राजस्थानी इन्होंने माना है, जो कि 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है ये, ठीक है। और कवि ने जो है प्रेम के साथ साथ प्रकृति के सुंदर चित्र भी इसमें खींचे हैं, किंतु बीसल देव रासो के संबंध में कुछ मतभेद है। अब यहाँ पर मतभेद क्या है, बस 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा स्लो कर लो, आवाज आ रही है। इसके बाद जो है नरपति नाल के जो है उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि 1155 ईस्वी में जो है इसकी रचना हुई थी, किंतु अधिकांश विद्वान जो है 1212 स्वीकार करते हैं। कुछ यहाँ पर जो है ये मतभेद माना जाता है। कुछ अगर हम यहाँ पर बात करें, जो संग्रहकर्ता है, उन संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ के आदिकाल का ही जो है नहीं माना है। उसमें जो है राजस्थानी भाषा का मर्मज जो है मोतीलाल मिनारिया प्रमुख है। इन्होंने 16वीं शताब्दी के नरपति नामक का गुजराती को जो है इसका रचयिता बताया है, जबकि माता प्रसाद गुप्त ने जो है इसे 14वीं शताब्दी में लिखा है। ऐसा जो है विद्वानों में मतभेद है, यह चीज जो है मानी जाती है। आगे अगर हम बात करें, संदेश रासो की ही भांति
बीसल देव रासो प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। इसमें भी जो है मेघदूत और संदेश रासों के भांति जो है संदेशों की प्राप्ति होती है। और वही आचार्य शुक्ल ने जो है बीसल देव रासो की जो भाषा है इसको इन्होंने क्या माना है, राजस्थानी मानते हुए इसका व्याकरण और अपभ्रंश के व्याकरण के अनुकूल इन्होंने माना है। इसके गेय पद यानी कि राग केदार में जो है गाए जाते हैं और साथ ही जो है ये नृत्य गीत में प्रयुक्त होने योग्य गाए जाते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला है परमाल रासो जगनिक। जो जगनिक का जो परमाल रासो है इसकी अगर हम बात करें तो जगनिक जो है ये कलिंगर के राजा परमाल देव का जो है ये दरबारी कवि था। ये कलिंगर कहाँ पड़ता है, यह जो है बांदा जिले में पड़ता है। ठीक है, बांदा जिले में पड़ता है। मैं अगर बात करूं जहां से मैं आती हूं तो हमारे यहाँ से करीब जो है 10-15 किलोमीटर के पास है ये। तो कलिंगर जो है ये तो जगनिक जो है जगनिक कलिंगर के राजा परमाल देव की का दरबारी कवि था। और कलिंगर की सेना में जो है वनापुर शाखा के 2 क्षत्रिय जो है वीर आल्हा और उदल रहते हैं। आल्हा और उदल आप लोग बुंदेलखंड में देखेंगे मुख्य रूप से जो महोबा, ठीक है, तो महोबा जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर जो है बनाफरी शाखा है। बनाफरी शाखा के जो 2 वीर हैं जिनका नाम है आल्हा और उदल, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान तथा कलिंगर राजा के मध्य हुए थे। मध्य हुए युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जगनिक ने जो है इन्हीं जो 2 वीर हैं आल्हा और उदल, इन्हीं 2 वीरों की गाथा को लेकर के जो है परमाल रासो तथा आल्हा खंड नामक काव्य इन्होंने लिखा है। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। साथ ही साथ जो है फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने लोक प्रचलित आल्हा उदल संबंधी जो है गीतों का संग्रह इन्होंने आल्हा खंड नाम से प्रकाशित कराया है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसने प्रकाशित करवाया है, किस नाम से, जो है आल्हा खंड नाम से, जो कि ये बारिश के टाइम पर गाया जाता है तो आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित करवाया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इसे पृथ्वीराज रासो का एक खंड महोबा खंड के रूप में भी जो है समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि महोबा मुख्य रूप से जो बुंदेलखंड में जो महोबा है वहां पर जो है आल्हा गीत वगैरह जो है गाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका जो रचना काल है वो 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। और वीर भावना जैसा प्रौढ़ रूप इसमें मिलता है वो जो है अत्यंत दुर्बल है। ये रासो लोक गीत था जो धीरे धीरे जो है लोकगीत की एक शैली ही बन गई है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने परमाल रासो के विषय में लिखा है, क्या लिखा है कि निस्संदेह जो है इस नए रूप में बहुत सी जो है नई बातें आ गई हैं और जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था ये जो है कहना कठिन हो गया है। अनुमानता जो है ये कहते हैं कि ये संग्रह जो है महत्वपूर्ण स्व सुरक्षित करता है, परंतु भाषा और कथानकों में से अगर हम बात करें तो बहुत अधिक जो है परिवर्तन हो गया है। इस वजह से यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि चंद्रबरदाई के पृथ्वी राज रासो की तरह जो है इस ग्रंथ को भी क्या कहा जा सकता है, अर्थ प्रमाणिक कह सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनके द्वारा जो है नागरिक विचारणी सभा काशी से प्रकाशित इस ग्रंथ जो है रासो ग्रंथ में युद्धों के प्रभावशाली दृश्यों को देखा जा सकता है। और इस ग्रंथ की लोकप्रियता के कारण ही जो है वाटरफील्ड ने इसके कुछ अंशों को जो है अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया है। इस ग्रंथ में वर्णित स्वारी को निम्नलिखित पंक्तियों में देखा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह जो है आल्हा खंड में है, जगनिक की जो है ये पंक्ति है और जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, 12-18 छत्री जीवे, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति किसकी है, जगनिक की है और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अगला है आपका कौन, खुमार रासो। खुमार रासो में से हम बात करते हैं तो खुमार रासो की जो प्रमाण हस्तलिखित प्रति पूर्ण संग्रहालय में उपलब्ध है और यह जो है 5000 छंदों को एक विशाल ग्रंथ माना जाता है जो खुमार रासो है। इसमें नायिका भेद, ऋतु वर्णन के साथ साथ ही जो है इसमें श्रृंगार, मेवाड़ का राजा खुमार द्वितीय है और कर्नल टार्ड ने जो है
खुमार रासों की विस्तृत चर्चा की है। कर्नल टाड के अनुसार खुमार नाम से जो है 3 शासक हुए हैं। प्रथम का समय जो है 752 ईस्वी से जो है 800 ईस्वी माना गया है। द्वितीय खुमार का समय जो है वो 813 से 843 माना गया है। और जो तृतीय खुमार का जो समय है वो 908 से जो है 933 ईस्वी माना गया है, अनुमान किया जाता है ऐसा। वहीं अगर हम बात करें दलपति विजय खुमार द्वितीय चित्तौड़ का शासक के समकालीन था और उन्होंने जो है अपनी पुस्तक में खुमार द्वितीय और खलीफा अल मामू के जो है इन्होंने युद्ध का वर्णन किया है, किंतु इसकी वर्णित जो कथा है वो प्रामाणिक नहीं है, ऐसा जो है यहाँ पर प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ प्रतियों में तो महाराजा प्रताप के जो है चरित्र का वर्णन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, अधिकांश जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने खुमार रासों के रचना काल को जो है इन्होंने क्या माना है, जैन माना है, जो कि खुमार रासों का जो समकालीन था, किंतु बाद के आलोचकों ने जो है इस मत से जो है अपना मतभेद इन्होंने जाहिर किया है। और उनके अनुसार यदि जैन कवि ने लिखा होता तो निश्चित ही जो है ये क्या होता, भावना किसी न किसी रूप में जो है प्राप्त होती, ऐसा जो है इनके बारे में कहा जाता है। आगे हम बात करें यहाँ पर सिद्ध संप्रदाय के कवि अब कौन कौन से हैं। आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, सिद्धों से क्वेश्चन पूछा जाता है, 84 सिद्धों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें से मुख्य वो आप लोगों को याद रखना है। पूरे जो 84 सिद्ध है इनके नाम नहीं आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। और 9 नाथों का जिक्र किया गया है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब सिद्ध संप्रदाय के कवियों में से अगर हम बात करें, पहले है कौन, सरहपा का जो समय है वो कितना माना जाता है, 797 से जो है 826 विक्रमी माना जाता है, यानी कि 8वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। कई बार होता क्या है कि मैच करने के लिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। दूसरा है जो सरहपा है, सिद्धों में सबसे पुराने काल जो है सरहपा स्वीकार किए जाते हैं, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्धों में सर्वाधिक पुराने जो रचनाकार है वो कौन है, सरहपा, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सरहट, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नाम से भी जो है जाना जाता है। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और बाद में जो है बौद्ध भिक्षु हो गए और अपने निवास नालंदा को छोड़ करके जो है ये सारी यानी कि बाढ़ बनाने वाले जो है कन्या से विवाह करके स्वयं जो है सारी यानी कि बाढ़ बनाने लगते हैं और अपनी पत्नी को जो है योगिनी बना करके इन्होंने कुछ समय तक जो है अरण्यवास यानी कि जंगल में भी जो है ये निवास करते हैं। सर बनाने का कार्य करने के कारण जो है इनका नाम क्या रखा जाता है, सरहपा रखा जाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। इनके अगर हम कुल ग्रंथों की बात करें, इनके कुल ग्रंथों की जो संख्या है 32 बताई जाती है, जिसमें जो दोहा कोश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोहा कोश के बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। सरहपा ने जो है पाखंड और आडंबर का विरोध किया है। अब एक प्रश्न आप लोगों से यहाँ से पूछा जाता है कि पाखंड और आडंबर का विरोध जो है किसने किया है, या फिर जो है जैनों ने किया है या फिर जो है नाथों ने किया है, ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सरहपा ने पाखंड और जो आडंबर है इनका ये जो है क्या करते हैं, विरोध करते हैं। देखिए सिद्धों और नाथों में अगर हम बात करें ना, तो नाथ परंपरा में ये जो है देवताओं वगैरह को जो है ये मानते हैं और साथ ही साथ जो है ये स्त्रियों का सम्मान वगैरह करते हैं। जैसे जो हम अगर बात करें जो हमारे योगी जी हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, ठीक है, और जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं ना, नाथों की अगर हम बात करें, नवनाथों की चर्चा करेंगे हम, तो ये क्या करते हैं कि स्त्रियों का जो है बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर सरहपा यानी कि सिद्धों में से बात करें ना, तो ये जो पाखंड जो आडंबर वगैरह है ना उसका ये विरोध करते हैं, ठीक है। तो जो सिद्धों में सरहपा जो है पाखंड और आडंबर का विरोध करते हैं और गुरु सेवा को जो है अत्यधिक महत्व देते हैं। इसकी भाषा सरल और गेय है। इनकी कविता में जो है भावों का सहज प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें
जो सब्रपा है इनका जो समय है वो कितना माना जाता है, 78वीं शताब्दी। इनका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ था। सब्रो एक जो है ये आदिवासी जाति होती है। इसके सब्रो का जो है जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण जो है ये क्या कहलाए हैं, सब्रपा कहलाए हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है इन्होंने सब्रपा से ज्ञान प्राप्त किया। यह जो है माया मोह का विरोध करके जो है सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को जो है ये महासुख की प्राप्ति का साधन बताते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से जो है कौन सा है, चर्यापद। अब ये भी आपको ध्यान देना, जो इनकी रचनाएं हैं वो आपको याद रखना है और ये जो है किसको मानते हैं ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यह जो है माया मोह का विरोध करते हैं सब्रपा और सहज जीवन पर जो है ये बल देते हैं। ठीक है, आगे अगला है कौन सा, लुइपा। लुइपा की अगर हम बात करें, यह जो है धर्मपाल के जो है शासन काल में कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे लुइपा, और सब्रपा ने जो इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना पद्धति को देख करके जो तत्कालीन उड़ीसा के मंत्री थे इनके शिष्य जो है ये थे, और 84 सिद्धों में इनका जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य की भावना दिखाई देती है। तो ये बात आपको किसके बारे में, लुइपा के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, लुइपा के बारे में ध्यान देना है। आगे अगर हम बात करें डोम्भिपा, ये सब जो है किसमें आते हैं, सब जो है ये सिद्धों की बात हो रही है अभी। तो डोम्भिपा ये कौन है, इनका जन्म जो है मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म होता है। इन्होंने विरूपा से जो है शिक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें डोम्भी गीत, योगचर्य और अक्षर द्विगोपकाश विशेष महत्वपूर्ण ये जो है इनके 3 ग्रंथ आपको याद रखना है 21 में से। अगला है कन्हपा, जिसका समय जो है 1199 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म जो है कहाँ पर होता है, कर्नाटक प्रांत से जो है ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होता है, और बाद में जो है ये बिहार के सोमपुर स्थान में रहने लगे थे। इन्होंने जालंधर को जो है अपना गुरु बनाया था। आगे चल करके कई शिष्यों ने इनकी जो है शिष्यता जो है ग्रहण की। इन्होंने शास्त्रीय परंपराओं, रूढ़ियों आदि का जो है इन्होंने खंडन किया है, और साथ ही साथ जो है अन्य सिद्धों की भांति, जैसे हमने कन्हपा के बारे में देखा, डोम्भिपा के बारे में देखा, लुइपा के बारे में देखा, तो ये जो है अन्य शिष्यों की भांति जो है ये क्या करते हैं कि इनके काव्य में जो है रहस्यात्मकता दिखाई देती है। और इनके ग्रंथों की संख्या की अगर हम बात करें तो 64 जो है इनके ग्रंथों की संख्या बताई जाती है, जिसमें जो अधिकांश ग्रंथ बताए जाते हैं वो किसमें है, दार्शनिक विषयों पर आधारित है। ठीक है, अगले हैं जो सिद्ध कवि है कौन, कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा में से अगर हम बात करें, जो इनका जन्म है कहाँ पर होता है, इनका जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण कुल में जो है इनका जन्म माना जाता है। इनके गुरु का नाम जो है चरपटिया था। अब चरपटिया किसके गुरु का नाम था ये आपसे पूछा जा सकता है। ये भी जो है अन्य शिष्यों की तरह ही जो है, जैसे जो अन्य शिष्य हैं उनकी तरह ही जो है ये भी सहज जीवन जीते थे, सहज जीवन के समर्थक थे। और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 16 बताई गई है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें गोरखनाथ। अब गोरखनाथ से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नाथों में सबसे प्रसिद्ध कौन है, या फिर जो है नाथों में सबसे प्रथम कौन है, ऐसे आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो गोरखनाथ की अगर हम बात करें, नाथ पंथियों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है, गोरखनाथ। ये मध्य युग के जो है धार्मिक नेता माने जाते हैं। ये जो है मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु का जो है उद्धार वाम मार्गी साधना से किया था। गोरखनाथ मुख्य स्थान गोरखपुर था, किंतु इनके मत का सर्वाधिक प्रचार जो है पंचाल तथा राजस्थान में हुआ। ये प्रारंभ में क्या थे, बौद्ध भिक्षु थे। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और बाद में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म से अलग होकर के इन्होंने एक अपना स्वतंत्र संगठित धर्म इन्होंने बनाया। इनके जन्म का स्थान जो है कुल आदि के विषय में ठीक जो है कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी जो है इनका समय 9वीं शताब्दी बताया जाता है। ठीक है, 9वीं शताब्दी से जो है 12वीं शताब्दी के मध्य इनका जन्म होता है।
गोरखनाथ जो है शून्य के साधक थे, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नाथों में से जो है यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जो नाथ पंथी थे ना, वो जो है शून्य के साधक थे। इन्होंने शून्य साधना के लिए गुरु को आवश्यक बताया है और इनके अनुसार गुरु ही जो है मन के विकारों को जीत करके ये क्या करता है, इसके भीतर जो है निरंजन विकार रहित जो है ब्रह्म को प्राप्त करने की शिक्षा देता है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में आचार शुद्धि यानी कि आचरण के साथ ही जो है सहज समाधि का वर्णन भी किया है और सिद्धों की भोगवादी जीवन दृष्टि से के विपरीत जो है ये निवृत्ति मार्गी और जीवन दर्शन को जो है ये महत्व बताते हैं। इनकी रचनाएं जो है यहाँ पर दी हुई है। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसमें, एक तो नाथों में और सिद्धों में। सिद्धों की अगर कभी बात करी जाए तो सिद्धों में आपको ये याद रखना है, ये जो है भोगवादी जीवन की दृष्टि भोगवादी पद्धति जो है अपनाते थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो बाह्य आडंबर वगैरह है, ये जो है आडंबर वगैरह का क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम नाथों में बात करते हैं ना, नाथ में अगर हम बात करें तो ये जैसे सिद्धों में भोगवादी पद्धति को अपनाया है, भोगवादी जीवन दृष्टि को जो इन्होंने अपनाया है, तो उसका ये क्या करते हैं कि विरोध करते हैं, ठीक है। इसका ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं और साथ ही साथ जो है ये क्या करते हैं कि नारी जीवन पर जो है ये नारी का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में से अगर हम बात करें तो शिष्यादर्शन, प्राण संकली, आगे जो है नैविबोध, आत्मबोध, अमेय मात्रा जोग, रोमावली, निरंजन पुराण, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, अष्टाक्षरी, शब्दी, मत्स्येंद्र, गोरख संवाद और गोरख गणेश गोष्ठी, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। आगे अगर हम बात करें, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल ने जो है इनके बारे में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह जो है गोरखवाणी नाम से जो है किया गया है। गोरखवाणी जो है ये यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है और इसी गोरखनाथ को जो है मिस्र बंधुओं ने हिंदी का पहला कवि इन्होंने जो है बताया है, ठीक है। साहित्य के विकास और चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, जालंधरनाथ, भरथरी यानी कि भरथरी आदि ने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन जो है पाया जाता है, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और सभी हठ योगी जो है गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते हैं और उनकी आचार जो पद्धति है उसमें रहस्यवाद पैदा हुआ है, उसकी ही अनुकरण भक्ति काल के जो कवि हैं इन्होंने जो है इसी का अनुकरण ही किया है, गोरखनाथ का ही अनुकरण किया है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जैन कवि, इनके बारे में हम देख लेते हैं, जैन कवियों के बारे में। तो जैन कवियों की जब हम बात करते हैं तो पहला है आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन जो है ये उच्च कोटि के कवि, चिंतक एवं लेखक थे। इन्होंने जो है 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक जो है एक काव्य रचना करी। साथ ही जो है अपभ्रंश में द्रव्य सहाव प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रयास नामक जो है इन्होंने काव्य लिखा, जो कि लघुनर चक्र एवं दर्शन सार नामक इन्होंने जो है रचनाएं भी प्राप्त करी। इनके काव्य की दृष्टि से इनका जो साहित्य है, इनके साहित्य जो है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, ऐसा जो है बताया जाता है। अब यहाँ पर इनका जो श्रावकाचार है, श्रावकाचार जो है 250 दोहों का संग्रह है, जिसमें श्रावक धर्म के बारे में जो है यहाँ पर विशद वर्णन मिलता है, विशद जो है हमें जानकारी मिलती है। अगला है शालिभद्र शूली। शालिभद्र शूली की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो है संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में रचना करते थे शालिभद्र शूली, और यह जो है 1184 ईस्वी में भारतेश्वर बाहुबली रास। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध है आपके लिए, ठीक है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना जो है मुनि जिनविजय ने जो है इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ में बाहुबली तथा भारतेश्वर के चरित्र का अंकन इसमें किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ जो है कवि ने इन दोनों राजाओं के द्वारा जो है युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है, किंतु हिंसा और वीरता के अलावा अगर हम बात करें इसमें बैराग और पास का भाव जो है इसमें
प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अगले जो जैन कवि है वो कौन है? स्वयंभू। और स्वयंभू का जो समय माना जाता है वो कितना माना जाता है? 8वीं शताब्दी। अब स्वयंभू की जो पौमचर्यु है ना, इनकी जो रचना है ये बहुत प्रसिद्ध है। तो स्वयंभू की गणना जो है अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। श्रेष्ठता के आधार पर इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। इनकी एक रचना है पौमचर्यु, पद्य रचना जो है इसमें रामकथा का वर्णन है। दूसरी है इनकी ऋथुनेमिचर्यु, जिसका जो है अरिष्टनेमिचरित जो है। इसके अलावा तीसरी है स्वयंभू छंद, और चौथा है कौन सा? पंचमी चरिम। ठीक है, तो इनकी ये जो 4 रचनाएं हैं ये आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर हम बात करें, इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है वो कौन सा? इनका इसमें से जो पौमचर्यु है, ऋथुनेमिचर्यु है, और जो पंचमी चर्यु है ये जो है प्रबंध काव्य है, जबकि स्वयंभू जो है छंदस अपभ्रंश के छंद शास्त्र से संबंधित है। साहित्यिक दृष्टि से अगर हम बात करें, जो पौमचर्यु है ना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जिसमें से राम कथा का विस्तृत वर्णन इसमें जो है मिलता है। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ पर ऋथुनेमिचर्यु की बात करें, इसमें जो है कृष्ण कथा का वर्णन मिलता है। तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो स्वयंभू का जो पौमचर्यु है, यहाँ से आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो है किसका वर्णन है, या फिर जो पौमचर्यु रचना है यह जो है किसकी है? ठीक है, तो स्वयंभू की है, और इसमें जो है राम कथा का वर्णन है। ऋथुनेमिचर्यु में जो है कृष्ण कथा का वर्णन है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें, स्वयंभू जो है जैन धर्म के आचार्य थे, इसलिए हिंदू पौराणिक कथाओं में जो है बहुत कुछ परिवर्तित करके इन्हें जैन धर्म के अनुकूल कर दिया गया है। स्वयंभू को इनकी कवि श्रेष्ठता के कारण जो है इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। वही डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर हम बात करें, तो इन्होंने जो है हिंदी का प्रथम कवि भी जो है घोषित कर दिया है। इनकी भाषा सरस और सरल स्वाभाविक प्रतीत होती है, जिसमें वीरता और के साथ साथ जो है इसमें विरह और विलापों का भी चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब कई बार एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? स्वयंभू की रचना पौमचर्यु जो है ये अपूर्ण रचना थी, जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने जो है पूरा किया था। अब देखिए, रचनाओं में जो है ये अधिकतर होता है कविताएं, उपन्यास वगैरह आप देखेंगे। जैसे आप अगर हम यहाँ पर बात करें प्रेमचंद की, ठीक है, तो प्रेमचंद ने भी जो है जो उनका उपन्यास है मंगलसूत्र, वो उनका अधूरा उपन्यास है, उनके पुत्र के द्वारा पूरा किया जाता है। सेम यही बात यहाँ पर ये भी है। स्वयंभू की जो रचना है पौमचर्यु, ये जो है अपूर्ण रचना मानी जाती है, और इस अपूर्ण रचना को जो है इनके पुत्र का क्या नाम था? त्रिभुवन, और त्रिभुवन ने जो है इसको पूरा किया है। ठीक है, दोहा चौपाई शैली का सर्वोत्तम प्रयोग जो है स्वयंभू ने ही किया है, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें पुष्पदंत की, 10वीं शताब्दी जो है इनका समय माना जाता है, और इन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास, या फिर जो है अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जबकि इन्होंने स्वयं को भी जो है अभिमान मोरू कहा है। इनका जो है आविर्भाव काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये जैन परंपरा के उत्कृष्ट कवि के साथ साथ जो ये स्वाभिमानी कवि थे। पुष्पदंत ने जो है चरित काव्यों के साथ ही जो है भाषा एवं व्याकरण पर भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इनकी रचनाएं हैं रायकुमारचर्यु, इसके अलावा दूसरी इनकी रचना है जसहरचर्यु, तीसरी है इनकी पुरुष लंकारु, जिसमें से 63 जैन महापुरुषों का इसके साथ साथ जो है 20,000 शब्दों में चित्रण किया गया है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला है हेमचंद्र। हेमचंद्र की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यह जो है गुजरात के सोलंकी राजा थे। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के जो है शासन में थे, और वहां जो है इनका अत्यधिक सम्मान था। लोग इन्हें जो है कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जानते थे। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? हेमचंद्र को जाना जाता है। इनकी रचनाओं में राम कथा, कृष्ण, हिंदू धर्म, जैन धर्म, योग, व्याकरण, राष्ट्र आदि जो है अनेक विषयों का विवेचन जो है मिलता है।
साथ ही साथ जो है संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश पर उनका समान जो है अधिकार था, किंतु इनके काव्य का जो है सर्वाधिक भाग अपभ्रंश में मिलता है। इनकी रचनाओं में से बात करें, हेमचंद्र शब्दानुशासन, दूसरा है देसी नामा मालाकोश, तीसरा है इनका त्रिशतक शलाकापुरी पुरी शरीफ। इसके अलावा इनका एक अन्य ग्रंथ है, कौन सा है, कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित जो है प्राकृत में भी प्राप्त होता है। इनके काव्य की जो है एक पंक्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और कौन सी है इनकी, भला हुआ जो मारिया बहनी म्यारा कंत। ठीक है, तो ये इनका जो है हेमचंद की जो है एक पंक्ति है, ये याद रखना है आप लोगों को। आगे हम बात करें सोमप्रभ सूरी। जो सोमप्रभ सूरी है, तो इन्होंने जो है संस्कृत प्राकृत में कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें हेमचंद्र द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है। इस ग्रंथ के बीच बीच में जो है अपभ्रंश के दोहे प्राप्त होते हैं, तो ये यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अभी यहाँ से ये जो सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध है ना, जो आप लोगों का दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था ना, तो सेम ये एक क्वेश्चन आप लोगों से एकदम वन लाइनर जो एक क्वेश्चन था पूछा गया था। ठीक है, तो इस वजह से कहती हूँ कि जो इनके ग्रंथ वगैरह है ना, वो आपको याद रखने हैं। अगला है मेरुतुंग। मेरुतुंग की बात करें तो मेरुतुंग ने जो है प्रबंध चिंतामणि नामक जो है इन्होंने ग्रंथ की रचना करी है। तो ये इनका जो है ग्रंथ याद रखना है, जिसमें से अनेक राजाओं की कथा संग्रहित है, और इन कथाओं के बीच बीच जो है प्राचीन शैली के दोहों प्राकृत अपभ्रंश है, जिसमें प्राचीन हिंदी का स्वरूप भी जो है इसमें निहित है। आचार्य शुक्ल ने जिन ग्रंथों को धार्मिक कहकर के छोड़ दिया है, उसमें फुटकल तथा विविध विषयों का आधार लेकर के जन सामान्य की भाषा में जो है कविता करने वाले विद्यापति था अमीर खुसरो का नाम भी जो है विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। इनमें से अगर हम बात करें, इनकी रचनाओं में विषय वस्तु एवं भाषा का अधिकार जो है आदिकाल की सीमा को दर्शाता है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में, और फिर इसके बाद जो है विद्यापति के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में, जब मैंने अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां पढ़ाई थी आप लोगों की जो कविता वाली यूनिट है, तो वहां पर भी हमने जो है इनके बारे में देखा था। अमीर खुसरो, इनका जो कह सकते हैं जो वास्तविक नाम है अबुल हसन है। इनका जन्म पटियाली एटा जिले में जो है इनका जन्म होता है। तो पटियाली अगर लिखा होता है तो याद रखना है, पटियाला अगर लिखा होता है ना तो वो गलत है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चे कहाँ पर फंस सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो इन्होंने अपनी आंखों से 7 राजवंशों का उत्थान और पतन इन्होंने देखा है। इनके जीवन काल में दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तान बैठे, जिनमें से 7 की सेवा जो है अमीर खुसरो ने करी, और खुसरो आदि खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इनके द्वारा रचित जो मुकरियां हैं, जो पहेलियां हैं और जो ढकोसले हैं, इन्होंने 2 सुखने लिखे हैं। तो ये जो है खड़ी बोली की रचनाएं कहलाती हैं, और ये जो है इनकी जो रचनाएं हैं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। इन्हें अरबी फारसी के साथ ही जो है संस्कृत का भी ज्ञान था। ये बात भी आपको ध्यान देना है। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, इन्होंने कविता के लगभग जो है 99 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कई लाख इन्होंने शेरों की रचना करी है। खुसरो ने अपनी कविताओं में श्रृंगार, इसके साथ साथ जो है वीर, शांत और भक्ति रस को भी अपनाया, तथा अपने पहेलियों और मुकरियों से जो है ये बहुत लोकप्रिय रहे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी जो पहेलियां और मुकरियां रही हैं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। अब इनकी पहेलियों और मुकरियों में जो है प्रकृति का वर्णन भी जो है किया गया है, इसके साथ साथ जो है वस्तु का वर्णन भी किया गया है। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो इनको जो प्रसिद्धि मिली है वो कहाँ से, इनकी पहेलियों और मुकरियों से इनको प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, इन्होंने फारसी से अधिक हिंदी भाषा में लिखा है, साथ ही हिंदी और फारसी का जो है सम्मिश्रण कर हिंदू मुस्लिम एकता का जो है इन्होंने सर्वप्रथम प्रयत्न किया। पहेलियां, मुकरियां तथा 2 सुखनों में जो है ब्रज भाषा से प्रभावित खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अमीर खुसरो जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, और संगीतज्ञ के साथ साथ जो है ये प्रसिद्ध कवि भी थे।
ठीक है। और इन्होंने छुपेट के स्थाने पर जो है घर कौल या फिर जो है कव्वाली बना करके बहुत नए राग निकाले, जो आज भी जो है इनके राग वगैरह, इनकी कव्वालियां वगैरह बहुत प्रसिद्ध है और आज भी जो है ये प्रचलित है। ठीक है। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे और अपने गुरु की जो है स्वर्गीय होने पर, यानी कि जब इनकी गुरु की मृत्यु हो जाती है तो उस बात से जो है ये बहुत दुखी होते हैं। अब जब दुखी होते हैं तो ये जो है एक दोहा गाते हैं। क्या गाते हैं? एक जो इनका दोहा है, गोरी सोबत सेज पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने और रैन भाई चहु देश। ठीक है। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु से जो है दुखी होकर के इन्होंने कौन सा दोहा गाया था, तो वहां पर जो है इन्होंने ये दोहा गाया था, गोरी सोवर सेज पर मुख पर डारी केस। और ऐसा कहा जाता है कि जब अमीर खुसरो की मृत्यु होती है तो इन्हीं की, यानी कि इनके जो गुरु की जब डेथ हो जाती है और इन्हीं से ये बहुत दुखी होते हैं और तभी जो है इन्हीं की मृत्यु के कारण भी जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा जो है इनके बारे में भी कहा जाता है। ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, अमीर खुसरो जो है सितार और तबला के आविष्कारक माने जाते हैं। ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि तबला और सितार के आविष्कारक जो है किसको माना जाता है। साथ ही जो है गजलों के प्रणेता के रूप में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में याद किए जाते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। किसके बारे में? अमीर खुसरो को सितार और तबला का आविष्कारक कहा जाता है। साथ ही साथ जो है इनको गजलों का प्रणेता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुकरियां वगैरह तो लिखी हैं, इन्होंने दो सुखनी लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने गजल वगैरह भी लिखे हैं और गजल वगैरह के कारण जो है इनको बहुत इनको गजलों का प्रणेता कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है। साथ ही साथ इनकी एक रचना है, क्या नाम है रचना का? खालिक बारी। और खालिक बारी ये जो रचना है ना, ये अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो कि तुर्की, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का जो है पर्यायवाची कोश है ये, क्या? खालिक बारी रचना इनकी। आगे हम बात करें विद्यापति का जो समय है वो 14वीं शताब्दी माना जाता है। और इनके बारे में अगर हम याद देखें तो इनका जो जन्म है ना, विद्यापति का जन्म 1361 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है। और कहाँ पर? दरभंगा जिला बिहार के जो है बिस्फी नामक गांव है, बिस्फी या फिर जो है बिस्फी नामक ग्राम है, वहां पर जो है इनका जन्म होता है। इनके पिता ठाकुर जो है गणपति महाराज उच्च कोटि के विद्वान थे। अब देखिए कई विद्वानों के अनुसार अगर आप देखें विद्यापति के जन्म को, तो कुछ विद्वान जो है विद्यापति का जन्म बंगाल भी बताते हैं। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेकिन सर्वमान क्या है, इनका दरभंगा जिले में बिहार में जो है जन्म होता है। साथ ही साथ विद्यापति महाराजा शिव सिंह के आश्रय में रहते थे तथा महारानी लक्ष्मी देवी जो है इनकी अनन्य भक्त हुआ करती थी। विद्यापति ने जो है अपने दो ग्रंथों, जिसका नाम है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये इन्होंने जो है दो ग्रंथों, अपने कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह से जो है इन्होंने स्वर का वर्णन किया है। अब जब हम विद्यापति की बात करते हैं तो इनकी एक रचना है, कौन सी? पदावली। ठीक है। और ये जो पदावली है ना, ये कौन सी भाषा में है? ये मैथिली भाषा में है। और मैथिली भाषा में ये पदावली है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इस पदावली के कारण ही जो है विद्यापति को बहुत जो है उपाधियां वगैरह दी गई थी और इसी वजह से मैथिली भाषा में है ये। और पदावली के कारण ही विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कीर्तिलता और जो कीर्ति पताका है ना, ये जो दोनों रचनाएं है ना, इन दोनों रचनाओं को जो है संस्कृत, मैथिली और हट्टे आदि भाषाओं में रचनाएं किया करते थे। इन्होंने जहां एक और वीर गाथा काल का जो है प्रतिनिधित्व किया है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें भक्ति और श्रृंगार मार्ग का भी जो है ये प्रशस्त इन्होंने किया है। विद्यापति की रचनाओं को 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। पहले जो है संस्कृत की रचनाएं,
संस्कृत की रचनाओं में से अगर हम बात करें तो शैव सर्वस्वार, दूसरा है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, तीसरा है पुरुष परीक्षा, चौथा है भू परिक्रमा, पांचवा है गोरक्ष विजय और छठवां है लिखनावली। इसके अलावा यह जो है इनकी संस्कृत की रचना है। और अब जो है अवहट्ट की बात करें, यानी कि जो देसी भाषा में रचनाएं हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी जो है कीर्तिलता कीर्ति पताका में जो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो है कीर्तिलता में कहा है देसिल बाना सब जन मिठा, ठीक है, क्योंकि ये जो है देसी भाषा में है, देसी भाषा में है। तो इन्होंने क्या कहा है, इसके संबंध में एक दोहा लिखा है, इन्होंने कहा है देसिल बाना सब जन मिठा, यानी कि अपने देश की भाषा सबको प्यारी लगती है, सबको मीठी लगती है, ठीक है। तो अवहट्ट तथा देसिल बाना है, यानी कि देसी भाषा में दो रचनाएं हैं इनकी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसके अलावा जो है मैथिली भाषा, यानी कि मैथिली भाषा में रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, तो विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार जो है उनकी पदावलियां हैं, और इन पदावलियों की विषय की दृष्टि से तीन भागों में जो है इसको बांटा गया है। तीन भागों में से पहला जो है वंदना और नचारी, दूसरा है राधा कृष्ण की जो है प्रणय लीला, तीसरा है विविधा यानी कि बाल विवाह, युद्ध वर्णन और दृष्टिकूट पद, गूढ़ भाषा तथा वाक्यम भाषा का जो है इसमें वर्णन, ठीक है। तो ये जो है इसमें किसमें है, यह जो है मैथिली में है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो विद्यापति की पदावली का जो है एक संकलन ग्रंथ है, एक संकलन ग्रंथ है जिसमें राधा कृष्ण सीता दुर्गा और गंगा की वंदना के साथ जो है प्रार्थना और नचारियों का भी जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप विस्तृत इसमें जानकारी चाहते हैं तो आज की ही क्लास में मैंने आप लोगों को विद्यापति की पदावली पढ़ाई है आपकी कविता वाली यूनिट में, तो वहां पर भी ये चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें शिव विवाह संबंधी पद भी है विद्यापति की पदावली में। अब कई बार आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति की पदावली में या फिर कीर्ति पताका में या फिर जो है कीर्तिलता में इनमें किसका वर्णन हुआ है, ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो पदावली में जो है शिव विवाह संबंधी पद भी जो है इसमें है, किंतु पदावलियों का जो मुख्य विषय है वो राधा और कृष्ण की प्रेम लीला है। सच माना जाए तो विद्यापति जो है राधा और कृष्ण के माध्यम से जो है व्यक्त होने वाली श्रृंगारिक काव्यधारा का जो है अग्रम कड़ी है। इसका पूर्ण विकास जो है हमें कहां पर गीत गोविंद और गाथा सप्तशती में जो है मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव के नाम से भी जो है जाना जाता है। हजारों प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें जो है श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य भी कहा है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। साथ ही साथ विद्यापति शैव थे तथा एक जनश्रुति से एक जानकारी के आधार पर जो है माना जाता है कि स्वयं विद्यापति जो है शिव उग्र नामक व्यक्ति के रूप में जो है इनके साथ रहा करते थे, और शैव के साथ ही जो है इन्होंने वैष्णव भक्ति की भी जो है कि जैसा कि माधव कृष्ण वंदना से जो है यह जानकारी मिलती है, यह जो है पता चलता है, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय ने जो है इन्हें वैष्णव कवि माना है, जबकि जॉर्ज ग्रेसन ने जो है इन्हें रहस्यवादी कवि स्वीकार किया है। इनके द्वारा रचित जो कीर्तिलता है उस कीर्तिलता को जो है अपभ्रंश काव्य परंपरा की कृति माना है। इसे विद्यापति ने जो है क्या कहा है, पुरुष कहानी भी कहा है, ठीक है। तो यह बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यह समस्त जो काव्य है वो श्रृंग और श्रृंगी संवाद जो है रूप में है। इसमें संस्कृत और प्राकृत के छंदों का भी प्रयोग हुआ है, और इसकी जो भाषा है वो उत्तरवर्ती अपभ्रंश की भाषा है, जिसे अवहट्ट या फिर जो है देसिल बाना के नाम से जाना जाता है। तो कीर्तिलता के बारे में ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इसका जो प्रधान रस है वो क्या है, वीर रस है। जबकि कीर्ति पताका की अगर हम बात करें तो इसमें राजा शिव सिंह का गौरव गान है, और श्रृंगार रस का जो है मादक वर्णन इसमें हुआ है। विद्यापति को अनुप्रास अलंकार सर्वाधिक जो है प्रिय था, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला है यहाँ पर आपका कौन सा, भारतीय
भाषा में रचित भारतीय मुस्लिम कवि की प्रथम रचना जो है संदेश रासो है, ठीक है, जिसके रचनाकार जो है कौन है, अब्दुल रहमान यानी कि अद्यमान है। इसके अलावा दूसरा है हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की अंतिम अवस्था स्वीकार करी है। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से जो है समृद्ध सहायक सामग्री जो है निम्नलिखित है, जिसमें से मिश्र बंधु विनोद 4 भाग है। मिश्र बंधु विनोद के ये सारी चीजें जो है मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा भी दी है। इसके अलावा दूसरा है हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, तीसरा है कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, चौथा है ब्रजमाधुरी वियोगी हरि। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो है आज की आपकी क्लास रही, और बाकी इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, तो वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।